Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture for class 9 civics, chapter number 4, working of institutions. In our previous lecture हमने देखा था कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की मदद से एक कंट्री को गवर्न किया जाता है, लेकिन कोई भी काम या कोई भी लॉ, कोई भी एग्जीक्यूशन अगर हमारे सामने आता है तो डजेंट मीन्स कि उसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने दिया है, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट एक सिस्टम के थ्रू लेकर सामने आया गया है, राइट। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमने कल 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, उनकी एक्चुअल वर्किंग क्या है, उनके पास कितनी पावर्स हैं, कैसे उनकी पावर को लिमिट किया गया है और क्यों उनकी ज़रूरत है ना। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि नीड क्या है। हर चीज़ का एक वाई होता है ना। वाई मतलब ये वाला वाई, क्यों, राइट। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड अ वाई। कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है तो क्यों है, अरेंजमेंट क्यों है, या एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाकर हम काम क्यों करते हैं। बिकॉज इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री जो बहुत ज़्यादा वास्ट है एरिया वाइज भी और डाइवर्स है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काम एक प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस लाना है ना लोगों के अंदर, है ना। कोई भी लॉ क्यों अप्रूव हो रहा है, कोई भी लॉ को लोग फॉलो करने के लिए क्यों तैयार हैं, किसी भी रूल को लोग फॉलो करने के लिए क्यों तैयार हैं, क्योंकि उसको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ने दिया है ना। अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा और कोई भी एक या दो लोग मिलके या कोई भी एक ग्रुप मिलकर अगर कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, जिसके पीछे कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, तो क्या इसके लिए एक्सेप्टेंस होगा? नहीं, राइट। हम एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, तो हम उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है इसके पास अथॉरिटी है, और इसको ये अथॉरिटी किसने दी है? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट। इसीलिए हमारे पास क्या बने हुए हैं? इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही हमारे गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट मेकर्स थे या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, जो उस समय कंट्री को एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक शेप देने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर हमने इतनी डाइवर्स कंट्री को ढंग से गवर्न करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाएं, प्रॉपर अरेंजमेंट्स तैयार करें, और सारे काम उसी अरेंजमेंट के थ्रू होंगे। नो मैटर लेजिस्लेचर में कौन सी पार्टी जीतती है ना, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, या कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी जीत रही है, कोई भी जीत रहा है, ठीक है, लेकिन काम एक प्रॉपर तरीके से ही होगा, राइट। इट सिंपली मीन्स कि अगर आप एक कैफ़े में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, एक कैफ़े में आप मान लीजिए सैंडविच खाने जाते हैं, ठीक है, और उस कैफ़े के पास एक पर्टिकुलर रेसिपी है जिसके थ्रू ही सैंडविच बनाया जाएगा। नो मैटर कौन शेफ़ है वहाँ का, है ना। अगर आज मैं उस कैफ़े में काम कर रही हूँ और मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो मैं उस ही प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करके सैंडविच बनाऊँगी। अगर मुझे वहाँ पे काम नहीं करना है, अगर मैं काम को छोड़ देती हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उस जगह पर शेफ़ बनता है, वहाँ पर वही सैंडविच बनाता है, तो भी वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेगा, वो उसी पर्टिकुलर रेसिपी को फॉलो करेगा। मतलब एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट पहले से तैयार है। जो भी व्यक्ति उस पोजीशन पे आ रहा है, जिस भी पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, वो पर्टिकुलर लॉज और रूल्स की मदद से ही वहाँ पर उस काम को कर रहा है, ठीक है। इसलिए एक्सेप्टेंस है पूरी सिटीजन्स में कि जो भी गवर्नमेंट हमारी कर रही है हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, या जो भी लॉज वो बनाकर हमको दे रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रॉपर लीगल बैकिंग है इसके पीछे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी चीज़ें लिख कर दी हैं कि किस तरीके से लॉज बनेंगे। कोई भी जाके लॉ बनाए, बनाना उसको प्रॉपर प्रोसीजर से ही पड़ेगा, ठीक है। जुडिशरी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ही उसको जस्टिस प्रोवाइड करना है ना। किसी भी केस को सुनना है, किसी भी केस का ट्रायल करना है, कोई भी जज बने, सिस्टम तो वही फॉलो करेंगे, राइट। दैट इज़ वाई एक्सेप्टेंस है ना। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, जो लीडर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। मतलब लीडर्स को पता होता है कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना है। नो मैटर मैं कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, अगर मैं प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करूँगी तो मुझे मेरी जगह से हटाया जाएगा। डन। तो इसलिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, राइट। और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से हमारी कंट्री को प्रॉपर गवर्न करने के लिए बहुत सारे नए नए
तरीक़ों से क्या किया जाता है, या बहुत सारे एक्सप्लिसिट वेज से कंट्री को गवर्न करने की कोशिश की जाती है। चलो 3 इंस्टीट्यूशंस कल हमने देखे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों के बहुत ही माइन्यूट तरीके से हमने क्या देख लिए थे, फंक्शन, कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना देगी, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करेगी, और जुडिशरी जो है वो क्या करेगी, लोगों को जस्टिस सर्व करेगी, है ना। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट मतलब पूरे यूनियन लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो हमारे पास लेजिस्लेचर है, हम उसको कह देते हैं पार्लियामेंट, राइट। अब पार्लियामेंट है क्या? असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। असेंबली है, एक ग्रुप है, लेकिन किसका ग्रुप है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन? जो लोगों का, पूरी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऐसे ही उठ के नहीं आ गए सामने, इनको लाया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। एक प्रॉपर इलेक्शन की मेथड के थ्रू लोगों ने उनको वोट दिया है तो वो आके सामने बैठे हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाएंगे अब, है ना। एक लेजिस्लेचर, एक बॉडी बनाकर बैठे हैं जहाँ पर सारे डिबेट डिस्कशंस होंगे, जहाँ पर लॉ बनाए जाएंगे, जहाँ पर लोगों की ओपिनियंस को सुना जाएगा, है ना। डिस्कशंस जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। सो इट इज़ एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या सबसे पावरफुल कौन है? पीपल, राइट। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? पीपल। लेकिन क्योंकि सारे लोग एक साथ जाकर किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी और लोग अपनी डेली लाइफ को छोड़कर जाकर रोज़ लॉ बनाने के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई हमने चुना कि हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चुनते हैं, जहाँ पर हम अपने बिहाफ पर किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। काइंडली इग्नोर ऑल दी बैकग्राउंड नॉइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज़ किए हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे तरफ से या हमारे बिहाफ पर कोई और व्यक्ति जाकर हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और ये रिप्रेजेंटेशन की मदद से सारे लॉज बनकर सामने आएंगे। गेटिंग? तो यहाँ पर क्या होता है कि विच एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास है? पीपल के बिहाफ पर पार्लियामेंट के पास, राइट। पीपल के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पूरी कंट्री पर किसी भी लॉ का क्या असर पड़ेगा, ये सारे डिस्कशन कहाँ पर होंगे? हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया जो है उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए है? पूरी कंट्री के लिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास पूरे इंडिया के लिए है। फिर इसके बाद हमारे पास होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट्स किसके लिए होती है? पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, राइट। पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए हमारे पास क्या होंगी? स्टेट गवर्नमेंट्स। आफ्टर दैट वी आर हैविंग लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स किसके लिए हैं? जो अर्बन लेवल पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, और रूरल लेवल पर ग्राम पंचायत्स हैं, ठीक है। पंचायत जितने भी तरीके से काम कर रही हैं उनको आप लोकल गवर्नमेंट का रूप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया के लिए है, राइट। लेकिन इंडिविजुअल स्टेट्स के पास जो लेजिस्लेचर है उसको आप लेजिस्लेचर ही बोलते हैं, ठीक है। उसको आप लेजिस्लेचर ही बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर इंडिया की जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेज हैं, राइट। इंडिया की पार्लियामेंट के पास कितने हाउसेज हैं? 2, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा जो है ये पूरी कंट्री के लिए है, लेकिन जब आप यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो इसके पास भी 2 हाउसेस होते हैं, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। अब इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जो बेसिक है वो समझेंगे हम यहाँ पर। इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो अगेन इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पुराने वाले लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। देखो, अब लोकसभा और राज्यसभा ये 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने हैं, तो पार्ट 3 होंगे, लेकिन हाउसेज 2 हैं। हाउसेज 2 कैसे हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन पार्ट 3 कैसे हुए?
क्योंकि पार्लियामेंट के जब आप 3 पार्ट्स गिनते हैं तो उसमें आप लोकसभा, राज्यसभा इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, तीसरा पार्ट कौन कहला जाएगा? पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट, राइट। मतलब कि पूरी कंट्री के लिए जो लॉ मेकिंग का काम है वो कर रही है आपकी पार्लियामेंट। कैसे कर पा रही है? अपने 2 हाउसेस की मदद से, लोकसभा और राज्यसभा की मदद से। कोई भी लॉ अगर सामने आता है लोकसभा में, ठीक है, यहाँ के लोग उस पर डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे बाय द मेथड ऑफ वोटिंग। अगर यहाँ पर पास होता है उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर बिल को एक्चुअली, अगर मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तो मतलब वो लोकसभा से पास हुआ। लोकसभा से पास होके सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा या सीधा लॉ नहीं बनेगा। यहाँ पर पास होने के बाद उसको जाना पड़ेगा राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी फिर से उस चीज़ पर डिबेट होगा, डिस्कस होगा, डिबेट होगा और वोटिंग की मेथड से डिसाइड किया जाएगा, है ना। इनको बोला जाता है 3 Ds ऑफ डेमोक्रेसी: डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड, ठीक है। देखो अब यहाँ पर राज्यसभा में भी उसी पर्टिकुलर बिल पर डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और डिसाइड करेंगे। ये नहीं किया जाएगा कि हाँ एक हाउस ने तो कर लिया ना, अब हम इसको डायरेक्ट पास कर देते हैं, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से वही चीज़ें फॉलो की जाएंगी, फिर से वोटिंग होगी। और अगर राज्यसभा में भी मेजॉरिटी मिलती है तो मतलब बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास हुआ और इसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, मतलब उनको करना ही पड़ेगा कंसिडर, तो क्योंकि 2 हाउसेज ने उसको क्या करके भेजा है, कंसिडर करके भेजा है, वोट करके भेजा है। अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो वो बनेगा लॉ। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो वापस इनके पास भेजेंगे कि भाई आप एक बार और देखो, है ना, दोबारा से कंसिडर करो, रिकंसिडर करो जो भी आपने लॉ को पास कर दिया है, ठीक। ये दोबारा इनके पास भेजेंगे, इनको कुछ लगता है सुधारना है तो ठीक है, अदरवाइज से फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे सेम, बिना किसी चेंज किए, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। तो भी प्रेसिडेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस बिल को साइन करके पास करना पड़ेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट एक इलेक्टेड बॉडी है। पार्लियामेंट कैसी बॉडी है? इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है हमारे यहाँ पर, लेकिन प्रेसिडेंट एक सिंगल इंडिविजुअल है, राइट। और ये 2 हाउसेस में मेजॉरिटी की मदद से क्या हो रहा है, बिल को पास किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा जो है, ये हाउसेस के दूसरे नाम क्या हैं, इनके पास कितनी पावर है, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, राइट। लेकिन इसको देखने से पहले एक ओवरऑल कंसिडर करते हैं कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, पार्लियामेंट को क्यों हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, है ना, लेजिस्लेचर को क्यों हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, राइट। चलो, सो लेट अस सी द नीड फॉर मेकिंग द पार्लियामेंट एन इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है फॉर लॉ मेकिंग एंड मॉडिफिकेशंस। पूरे इंडिया के लिए, है ना, पूरे यूनियन के लिए जो लॉ मेकिंग की अथॉरिटी है वो कौन है? पार्लियामेंट। पिछले लेक्चर में अगर आप ध्यान करेंगे, जब हमने ऑफिस मेमोरेंडम वाली केस स्टडी पढ़ी थी, SEBC वाली, है ना, मंडल कमीशन, तब वहां पर हमने देखा था कि ऑर्डर को सामने लेकर एग्जीक्यूटिव तो आते, लेकिन बिना पार्लियामेंट की मदद के, बिना लेजिस्लेचर की मदद के, बिना इससे अप्रूव कराए उसको लॉ बनाया नहीं जा सकता। तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी लॉ मेकिंग की किसके पास है पूरी कंट्री के लिए? पार्लियामेंट, ठीक है। अब लॉ बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नए लॉज बनाए जा सकते हैं, पार्लियामेंट के पास मॉडिफिकेशन करने के भी पावर्स हैं। मतलब अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कोई भी पुराना लॉ है जो आज के समय में सूट नहीं हो रहा है या आउटडेटेड है या आज के समय के हिसाब से कुछ गलत है, ठीक है, तो वो उसको कैंसिल कर सकती है, उस लॉ को ख़त्म कर सकती है। उसको लगता है कि भाई कोई लॉ था पुराना जिसका एक पर्टिकुलर क्लॉज या उस लॉ का कोई एक पार्ट ऐसा है जो आज के समय से आउटडेटेड है, तो उस पर्टिकुलर क्लॉज को भी वो हटा सकती है। बाकी लॉ को रहने दे, जो आउटडेटेड है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, राइट। तीसरा, अगर उसको लगता है कि कोई पुराना लॉ जो है वो मॉडिफाई होना चाहिए, मतलब लॉ सही है लेकिन आज के समय से उसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, कुछ क्लॉजेस और ऐड होने चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा था मॉडिफिकेशन किया कि इट्स ओके इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग 27% ऑफ रिजर्वेशन टू द SEBC, then also you have to modify that
बिफोर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स यू हैव टू चेक वेदर दैट पर्सन एक्चुअली नीड्स रिजर्वेशन और नॉट, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है आप उनको भी प्रोवाइड करा रहे हैं। डन। तो मॉडिफाई करने का काम भी पार्लियामेंट कर सकती है इन दी लॉ, सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं, लॉ मेकिंग के साथ मॉडिफिकेशंस भी, ठीक है। देन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, दूसरा काम क्या है हमारे पार्लियामेंट का एज एन इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, या आपके जितने भी पॉलिटिकल हेड्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगी, एग्जीक्यूटिव को। दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर एक अलग इंस्टीट्यूशन है और एग्जीक्यूटिव एक अलग इंस्टीट्यूशन है, राइट। किस तरीके से यहाँ पर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर पाती है, इसका आंसर समझते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अगेन आई विल रिकमेंड कि पुराना जो लेक्चर मैंने लिंक में डाला है उसको प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, हमारे लेक्चर की लेंथ की एक लिमिटेशन है, राइट। तो अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कंसेप्ट में, ठीक है। बाकी जो बेसिक मुझे समझाना है यहाँ पड़ेगा ही, वो तो मैं समझा देती हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड फंक्शन या सेकंड नीड हम देख रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन की क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, या जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनको कंट्रोल कर पाती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जिनको मेजॉरिटी मिलेगी वही लोग जाकर बैठ पाएंगे, राइट। इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो क्या होगा, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उस पार्टी के मेंबर ही बनाएंगे एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। हमें पता है कि हमारी लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड की जाती है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें पूरी इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो भी 18 ईयर्स और उससे अबव एज के हैं, ठीक है। तो मतलब लोगों ने डायरेक्टली वोट किया तो जिसको भी ज़्यादा वोट मिले वो जाकर बैठ जाएगा लोकसभा में, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो है ये डायरेक्टली वोट नहीं की जाती। यहाँ पर लोग कैसे जाएंगे, यहाँ पर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ से जाकर लोग यहाँ पर बैठेंगे, राइट। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहलाती है। हाउस ऑफ द पीपल क्यों, क्योंकि ये लोगों से बना है ना, इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है, राइट। और लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को जानते हैं अपर हाउस के नाम से या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसी असेंबली है, एक ऐसा ग्रुप जो स्टेट्स का है, राइट। और स्टेट्स का क्यों है, राज्यसभा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी वो पूरे इंडिया के लिए बनाएगी, लेकिन पूरे इंडिया में है क्या, स्टेट्स है ना हमारे, राइट। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहती है, लेकिन जो स्टेट्स हैं जब उनकी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट्स हैं तब भी उनके लिए ये ज़रूरी है कि जब पूरे इंडिया के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है तो हमारी बात वहाँ पर सुनी जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी लॉ, एक पर्टिकुलर लॉ बन गया पूरी कंट्री के लिए और कुछ स्टेट्स के लिए वो अच्छा है, कुछ स्टेट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो जिन स्टेट्स के लिए अच्छा नहीं है वो अपनी बात गवर्नमेंट के सामने कब रख पाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी बात कब रख पाएंगे, जब वो राज्यसभा में जाकर बैठेंगे, राइट। इसलिए हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ पर्टिकुलर लोग जाकर कहाँ बैठेंगे, राज्यसभा में। और जब भी यहाँ पर लोकसभा से कोई भी लॉ आएगा कि भाई लोकसभा ने इस पर्टिकुलर लॉ को पास कर दिया, तो राज्यसभा में जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स वहाँ पर बता पाएंगे कि ये लॉ हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है, राइट। दिस इज द रीज़न। चल, अब लोकसभा और राज्यसभा जो है ये तो अलग अलग हाउसेस हैं, ठीक है। राज्यसभा को यहाँ पर छोड़ो, लोकसभा को सोचो। अब लोकसभा में जो लोग आए हैं वो लोग यहाँ पर बैठेंगे, जितने भी लोग जीत कर आए हैं 545 मेंबर्स वो यहाँ पर
लोकसभा में बैठेंगे। लोकसभा में जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा वोट लेकर आती है, 51% वोट जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी के मेंबर्स को मिलते हैं, वो लोग जाकर बनाएंगे एग्जीक्यूटिव्स, है ना। जैसे कि अगर अभी हम देखते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स में जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड करेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, राइट। तो नरेंद्र मोदी जो है ये प्राइम मिनिस्टर क्यों बने हैं? क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, है ना, या सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास हैं? बीजेपी पार्टी के पास। तो जब बीजेपी लोकसभा में जीती तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हमारा लीडर कौन होगा, है ना। उनके लीडर होने थे नरेंद्र मोदी। तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी का या विनिंग पार्टी का जो लीडर होता है वही बनता है प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसी पार्टी के बाकी मेंबर्स बनते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो मेंबर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी पार्टी लोकसभा में जीती है, और लोकसभा में जीती है इसका मतलब ये है कि ही एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स आर इवेंचुअली अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑल्सो। मतलब कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में रहने वाले जो लोग हैं इनके पास डुअल मेंबरशिप है। डुअल मतलब दो। कैसी डुअल मेंबरशिप है? एक ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, और दूसरा लेजिस्लेचर के भी तो मेंबर है। पहले तो यहीं के मेंबर बने, तब तो जाके एग्जीक्यूटिव के मेंबर बने। डन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर जो है ये एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। जो मेंबर जब भी प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर में आकर बैठेंगे, लोकसभा की मीटिंग में आकर बैठेंगे, तो ऑपोजिशन पार्टीज या जितने भी बाकी लोग हैं वो इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं, आप बताइए आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है, या आपने ऐसे ऐसे प्रोमिसेस किए थे, आपने इनको पूरा नहीं किया, राइट, या इतना इतना पैसा आपके पास था, आप बताइए इसका कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, या कोई भी करप्शन का केस सामने आता है तो कैसे कैसे कौन सी चीज़ें किस तरीके से हुई हैं, इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव्स को, लेजिस्लेचर को, ठीक है, या पार्लियामेंट को। सो कंट्रोल ओवर दी एग्जीक्यूटिव्स, मतलब कि इन लोगों को, एग्जीक्यूटिव्स को किसको जवाब देना पड़ेगा? लेजिस्लेचर को, राइट। एग्जीक्यूटिव्स आर डायरेक्टली अकाउंटेबल और आंसरेबल टू दी लेजिस्लेचर। देन कंट्रोल ओवर मनी यूसेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का मतलब किसको बोल रहे हैं हम? इन कॉमन लैंग्वेज एग्जीक्यूटिव को। अब इन लोगों को काम करना है, इन्होंने तो लॉ बना दिए, लोकसभा राज्यसभा ने लॉ बना दिए, काम किसको कराना है? इन लॉज को या ये पॉलिसीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट किसको कराना है? एग्जीक्यूटिव्स को। तो पैसा तो लगेगा ना, है ना, बिना पैसे के तो नहीं हो पाएगा। तो पैसा कौन देगा इनको? लेजिस्लेचर। जब भी एग्जीक्यूटिव्स को, मान लो कि एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर ज़रूरत है 5 करोड़ रुपए की किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए ये प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स अपनी जेब से लगाएंगे क्या? अपनी सैलरी से लगाएंगे क्या? नहीं। ये कहाँ से लगाएंगे? लोगों के पैसे से। और लोगों का पैसा किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास। कैसे आया लोगों का पैसा इनके पास? इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया, पेनल्टीज, फीस, जितना भी पैसा आ रहा है वो लोगों का पैसा है। उस पैसे को ही यूज़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है? एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट करते हैं लॉस को या स्कीम्स को, राइट। तो जब भी इनको कुछ भी पैसे की, मान लो इनको 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से जाएंगे, लोगों का पैसा निकालेंगे और 5 करोड़ रुपए यूज़ कर लेंगे। नो, ये 5 करोड़ रुपए इनको किससे लेने पड़ेंगे? लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से, राइट। इनको मीटिंग में, लोकसभा की मीटिंग में, राज्यसभा की मीटिंग में ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया हमको ये पर्टिकुलर स्कीम को या ये पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना है, इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है, इसके लिए हमने एस्टिमेट लगाया, हमको 5 करोड़ रुपए चाहिए, राइट। अब इस पर भी डिस्कस होगा हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, दोनों हाउसेस में डिस्कशन होगा कि हाँ, क्या वाकई इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है, या ये काम ज़रूरी है या नहीं है, राइट। ये सारा कुछ डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर से वोटिंग होगी, फिर जाके कहीं इनको पैसा मिलेगा, राइट। तो मनी किस तरीके से, लोगों का मनी जो है, मनी ऑफ द पीपल किस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसको डिसाइड करने का भी पावर किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास। मतलब एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर ज़रूर है बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी कंसेप्ट्स में या बहुत सारे इश्यूज़ में इनको किससे परमिशन लेनी पड़ती है? लेजिस्लेचर से, राइट। और ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है जो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति, कि अगर हमने अननेसेसरी पैसा मांगा तो भी ये हमको मना कर सकता है, राइट।
चलो लास्ट, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। पीपल के लिए क्या अच्छा है ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसीज या पब्लिक इश्यूज जितने भी हैं, या लोगों के लिए, लोगों का जो वेलफेयर है उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आया तो उसके प्रो क्या है, उसके कॉन्स क्या हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट पूरी कंट्री में होने वाले पब्लिक इश्यूज़ पर या नेशनल पॉलिसीज़ पर क्या करता है? डिबेट और डिस्कस करता है ना। डिस्कशन तो हम सारे लोग भी करते हैं, ठीक है, चाहे नुक्कड़ पे कहीं पर भी क्या होता है, डिस्कशन तो चालू हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है उसकी एक प्रॉपर वैल्यू है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है ना। जो भी चीज़ आप कह रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, है ना। फैक्ट पे बात करेंगे आप, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्टिकुलर ओपिनियंस वहाँ पर देने तैयार हो गए। डन। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लेजिस्लेचर को या हमारे पार्लियामेंट को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। चलो, तो ये हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वो क्या होता है एक्चुअली, और कौन कौन से उसके बेसिक फंक्शंस हैं जो उसको एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। डन। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा क्यों? क्योंकि दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउसेज ऑफ डिस्कशन। देखो, लोकसभा और राज्यसभा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। दिस इज द हाउस ऑफ पीपल एंड दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। डजंट मीन्स कि राज्यसभा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लोकसभा कम इंपॉर्टेंट है। ये नाम क्यों रखे गए हैं हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स? ये एक्चुअली ब्रिटिश टर्म्स है, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, तो अभी भी हम इनको ऐसा ही बोलते हैं, ठीक। अब ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई बहुत सारी चीज़ों में राज्यसभा के पास कहीं कहीं पर स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन ये रेयर है ना। ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन रहता है? हमेशा लोकसभा, ठीक है। क्यों? सिंपल सा कारण है, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों के द्वारा, राइट। दिस इज द ओनली रीजन कि बहुत सारी जगह पर हमें, आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा, राइट। अब इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें कितने मेंबर हैं, ये सारे के सारे आपके फैक्ट्स हैं। हम चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। कंसेप्ट क्या है हमारा कि लोकसभा कौन सी चीज़ों में ज़्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू राज्यसभा। देखो, अभी हमने देखा, मैं जब आपको लॉ मेकिंग के बारे में बता रही थी कि लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा के पास जाएगा, या राज्यसभा से पास होकर लोकसभा के पास आएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट इन सम कंडीशंस लोकसभा जो है, अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल है कोई, है ना, मतलब कोई ऑर्डिनरी लॉ है, मनी से रिलेटेड नहीं है या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ बन रहा है कोई, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लॉ में तो क्या होता है, दोनों के पास बराबर पावर है ना। इनको भी डिस्कस करके पास करना पड़ेगा और इनको भी डिस्कस करके पास करना पड़ेगा, राइट। मान लो कि लोकसभा कह रही है कि हमने तो बिल को पास कर दिया और राज्यसभा कह रही है कि हम बिल को पास नहीं कर रहे, हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो कि प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई दोनों हाउसेस के बीच में क्लैश है, तो दोनों को साथ में बिठाओ, ठीक है। दोनों को साथ में बिठाते हैं और जॉइंट सिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग मतलब जिसमें दोनों हाउसेस एक साथ बैठेंगे, दोबारा से डिस्कस डिबेट होगा और फिर वोटिंग होगी। और वोटिंग इस बार अलग अलग नहीं होगी, वोटिंग एक साथ होगी सारे मेंबर्स की। अब जॉइंट सिटिंग हर केस में नहीं होती या हर बिल के लिए नहीं होगी, राइट। लेकिन जब भी जॉइंट सिटिंग होगी तो ये भी एक अनफेयर तरीका आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर है, राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं। यहाँ पर 245, यहाँ पर 545, ठीक है। तो जीता कौन? अगर सारे लोकसभा के मेंबर्स हाँ में वोट कर देते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर लोकसभा के मेंबर भी हाँ में वोट कर देते हैं, तो जीतना तो किसको है? लोकसभा को। तो जॉइंट सिटिंग क्यों की जाती है? ताकि उस क्लैश को कम किया जा सके, है ना। पर अल्टीमेटली वोटिंग होती है तो ज़्यादातर कंडीशंस में जो लोकसभा चाहती है वही होता है, क्योंकि इनके नंबर्स ज़्यादा हैं। डन। फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर लॉज हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? प्रपोज किया जा सकता है,
है ना। ऑर्डिनरी लॉ कहीं पर भी आ सकते हैं, राज्यसभा में भी उठ सकता है, यहाँ से पास हो गया तो लोकसभा में आ गया, फिर लोकसभा ने पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। लेकिन पर्टिकुलर कुछ लॉज होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं, जिनको आप मनी बिल्स कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ ओरिजिनेट होंगे, लोकसभा में। राज्यसभा के पास इनको ओरिजिनेट करने का पावर जो है वो नहीं है, ठीक। अब इन सर्टेन केसेस क्या होता है, लोकसभा ने पास किया बिल को और भेज दिया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास 14 डेज हैं। राज्यसभा के पास कितने डेज हैं, 14 डेज में अगर राज्यसभा ने इसको कंसीडर किया, कंसीडर करके डिस्कस किया, वोट किया और पास कर दिया तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर 14 डेज में भी राज्यसभा का डिसीजन नहीं बदलता है तो भी उस बिल को पास मान लिया जाता है, कहाँ से, लोकसभा की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे कुछ केसेस में आप देखेंगे कि राज्यसभा के पास थोड़ी सी पावर्स कम है एज कंपेयर टू लोकसभा, राइट। ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल हमको समझ में आती है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल बना देता है वो है कैबिनेट। कैबिनेट क्या है, कैबिनेट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव्स में जो भी मिनिस्टर्स हैं, या आप मिनिस्टर नहीं मिनिस्ट्री कहें, है ना, एग्जीक्यूटिव्स में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है और कुछ मिनिस्ट्रीज कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप अगर डिफेंस मिनिस्ट्री देखें, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री देखें, है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री देखें, कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें कि कल्चरल मिनिस्ट्री है या रीजनल मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग रीजन्स पे आएंगी, ये सारी मिनिस्ट्रीज थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जो सारी मिनिस्ट्रीज का है उसको आप कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 10-25 जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके ग्रुप को आप कह देते हैं कैबिनेट, ठीक है। उसको आप कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, राइट। अब प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट में हमेशा कौन रहता है, कैबिनेट, है ना। और कभी कभी जब उनको लगता है कि भाई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुला के बातचीत करनी है तो वो सारे लोगों को एक साथ बुलाते हैं, राइट। अब जो लोकसभा है ये डायरेक्टली किसको आंसरेबल, सॉरी, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री जो है ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा को, है ना। मतलब इनको हमेशा किसको जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा से इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। राज्यसभा को ये आंसरेबल नहीं होते, राइट, लेकिन लोकसभा को हमेशा आंसरेबल होते। तो यहाँ पर भी लोकसभा की पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पर आपको जॉइंट सिटिंग याद रखने का है, फिर आपको कैबिनेट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है पावरफुल कई जगह पर, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली इलेक्शन बाय द पीपल, ठीक है। और बाकी ये 4 पॉइंट्स मैंने बहुत ही मिनिमम वर्ड्स में इसको लिख कर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट। आपकी बुक्स में पॉइंट दिए हैं पर मैंने यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट लेवल पर आपको समझाने की कोशिश की है कि हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ, है ना। लिखना ज़्यादा लंबा लंबा लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसको इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट है डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव्स पर चलेंगे, फिर हम जुडिशरी पर चलेंगे और बीच में एक छोटा टॉपिक और है हमारे पास कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है या दोनों के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, राइट। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अनुशाला एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।